हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो कि क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर में हम रूस की क्रांति के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है क्लास 9th के लिए तो है ही, और साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के भी लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसको हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन का युग है, यहाँ ये जो इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में, ये पहले आप पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये सब फ्रांसीसी क्रांति को बताया गया है और हम पढ़ने जा रहे हैं रूसी क्रांति जो रूस में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है जो भी आपने पढ़ा था पहले। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि उदारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादी कौन थे। ठीक है, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। जो समाज में परिवर्तन चाहते थे उनमें से एक समूह किनका था? उदारवादियों का। आपको मैं पहले ही बता दूं, उदारवादी वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जहां पर दबदबा नहीं होता किसी का कि सरकार का इन पे दबदबा नहीं होता है। यहाँ पर उदारवादियों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, तो उदारवादी वो होते हैं जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिलती है। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि पहले के समय में क्या होता था, किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व देते थे। जैसे कि ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और स्पेन की सरकार क्या करती थी? कैथोलिक चर्च के समर्थक में थी। यानी कि ब्रिटेन की सरकार कहाँ जाती थी प्रे करने, प्रार्थना करने? चर्च ऑफ इंग्लैंड में। ऑस्ट्रिया और स्पेन की सरकार के लोग कहाँ करते थे प्रेयर? कैथोलिक चर्च में। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। उदारवादी जो समूह थे वो किसके खिलाफ थे? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा का बेटा ही राजा बन जाए। तो ये जो उदारवादी समूह है वो इसके खिलाफ थे। वे सरकार के, या आप राइट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में पहले, कि उदारवादी समूह किसके क्या नहीं चाहते थे? कि राजा का बेटा राजा ना बने। वो ये नहीं चाहते थे, वो इसके विरोध में थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्तिगत मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वे क्या थे? सरकार के सामने चाहते थे सब व्यक्तियों का अधिकारों की रक्षा हो, सबके अधिकार बराबर हो। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों को हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला सरकार को किसी के भी अधिकारों का हनन भी नहीं करना और ना ही किसी के अधिकारों को छीनना है। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। या आपको ये भी राइट डाउन करना है कि वो यह समूह किसके प्रतिनिधित्व पर आधारित था? कि सरकार ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में तो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। यानी कि सरकार पर शासकों का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए और ना ही अफसरों का। और एक ऐसी न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा होना चाहिए जो पढ़े लिखे चलाएं। ये लोकतंत्रवादी नहीं था। मतलब लोकतंत्र ऐसी बातें तो दिखाई दे रही हैं पर लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट नहीं दिया जाने को कहा। तो उदारवादी समूह चाहते थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट नहीं दिया जाना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसे कहते हैं जहां पर 18 और उससे ऊपर उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। तो उन्होंने मना करा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट नहीं दिया जाना चाहिए। और वोट देने का अधिकार सिर्फ किनको होना चाहिए? संपत्तिधारियों को, यानी कि अमीरों को ही वोट देने का अधिकार हो। तो आपने यहाँ जाना उदारवादी समूह के बारे में। अब हम जानेंगे रैडिकल के बारे में। दूसरा समूह है रैडिकल।
इसके विपरीत रेडिकल समूह, अब रेडिकल समूह के बारे में आप लिख लो अपनी कॉपी में। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थक पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। तो रेडिकल लोग क्या थे कि वोट जो दिया जाना चाहिए वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए देश की, और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत थे, यानी कि जो उदारवादियों ने बात मानी वो उसके खिलाफ थे। ये लोग बड़े जमींदार संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। जहां पर उदारवादी मानता है कि जमींदारों को, संपन्न उद्योगपतियों को अधिकार मिले, वहीं रेडिकल क्या चाहता था, इनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, अमीरों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जमींदारों को, उद्योगपतियों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, यानी कि विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। अधिकार तो मिलने चाहिए पर कोई विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, वो ये तो चाहते थे कि निजी संपत्ति तो हो पर लोग इतनी निजी संपत्ति ना रख लें कि लोग और भी मतलब इकट्ठा ना करें, कि लोग अपनी निजी संपत्ति तो ले लें पर जो पैसे वाले लोग हैं वो संपत्ति ले लेकर इकट्ठा ना करें। देखो यहाँ लिखा हुआ है वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन एक कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो जैसे किसी के पास एक घर है और बहुत सौ के पास कई घर होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा घर खरीद लेते हैं। तो वो इसके खिलाफ थे कि किसी को भी संपत्ति संकेंद्रण नहीं करना, यानी कि इकट्ठी नहीं करनी है, तो वो इसके खिलाफ थे रेडिकल समूह। अब हम पढ़ रहे रूढ़िवादी तथा रेडिकल। रूढ़िवादी तब का रेडिकल उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब हम पढ़ रहे रूढ़िवादी समूह के बारे में। जो रूढ़िवादी तबका था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों समूह के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। तो बाद में रूढ़िवादी भी देखने लग गए कि भाई बदलाव की जरूरत है। यहां पर रूस में पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। पहले वो विरोध करते थे रूढ़िवादी की परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी भी बात में, जैसी सरकार चली आ रही है, जैसे हमारे देश का शासन चला आ रहा है वैसे ही चलता रहे, ये चाहते थे रूढ़िवादी। पर बाद में उनके विचार बदले, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। बाद में रूढ़िवादी भी मानने लग गए कि कुछ परिवर्तन तो करना ही होगा देश में, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। पर वो चाहते थे जो अतीत में हमने माना था, यानी कि जो पास्ट में, पहले समय में, प्राचीन काल में जो माना था वो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए। वो नहीं चाहते थे कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से वो अतीत को भूल जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो जाए, तो यानी कि वो चाहते थे कि परिवर्तन तो हो पर अतीत को भूले ना, उसका सम्मान करे। फ्रांस की क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन में केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतर की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। तो इतना तो हमने पढ़ा कि उदारवादी समूह, रेडिकल समूह और रूढ़िवादी समूह के बारे में। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था, और ये जो दौर आ गया था एक बदलाव का दौर आ गया था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। अब जब औद्योगिक समाज आया, सामाजिक परिवर्तन आया, तो नए नए शहर भी बसने लग गए। नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने लग गए जहां पर मशीनें लगाई जाने लग गई। रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था। औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, यानी कि अब क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। अब जब औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो औरत भी, आदमी भी, बच्चे भी सब कारखाने में काम करने लग गए। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी।
काम जो करना पड़ता था उनको बहुत घंटों तक काम करना पड़ता था और मजदूरी बहुत कम थी। अब क्या समस्या सामने आई औद्योगिकरण में कि काम तो वो कर रहे हैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे और उससे भी ज्यादा, और पैसा मिल रहा है उनको कम। बेरोजगारी आम समस्या थी वहां पर। कहां पर? रूस के अंदर बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर, ठीक है, तो औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जब औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जब आती थी, जब कोई सामान नहीं खरीदता था मशीनों से बना, तो क्या होता था? बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। अब धीरे धीरे शहर में तेजी से लोग आने लग गए, रहने लग गए, तो साफ सफाई मतलब शहर गंदे होने लग गए, फिर साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता गया। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। उदारवादी भी सोचने लगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए इस समस्या को, रेडिकल भी। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी। रेडिकल के पास भी काफी संपत्ति थी, उद्योगपति उदारवादियों के पास भी। और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर की थी। अब उन्होंने व्यापार औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर ली थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब रेडिकल और उदारवादियों को तो औद्योगिकरण से फायदा मिल ही रहा था, क्योंकि उनके पास पैसा था, इसलिए वो चाहते थे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण अच्छा है। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। वो उसके तो खिलाफ थे कि जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिलते हैं, तो उसके खिलाफ थे ये। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी, वो मानते थे कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। तो वे मानते थे कि गरीबों को रोजगार मिल जाए, व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिल जाए और जिनके पास पैसा है उनको बिना रोक टोक के काम दिया जाए, तभी समाज की तरक्की होगी। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो 19वीं शताब्दी की जब शुरुआत हो रही थी, तो समाज के परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवाद और रेडिकल समूह पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यानी कि वो किसको मानते थे? अब उदारवादी और रेडिकल समूह को। फिर यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। अब वो आंदोलन करने लग गए, जो 1815 में सरकार जिस भी तरीके की बनी थी उसके खिलाफ हो गए। वो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। और वो ये भी चाहते थे कि यहाँ से तख्ता पलट हो जाए। कहाँ के लोग चाहते थे? फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, रूस के। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। और ये जो क्रांतिकारी थे वो ये चाहते थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो या रूस हो, वो ये चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिस्पे मैज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त किया करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। अब ये समाजवाद क्या था, यहां देखेंगे हम।
समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो आपको ये लिख लेना है अपनी कॉपी में, समाजवादी किसके विरोधी थे? निजी संपत्ति के। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वो ये अच्छा तो नहीं समझते थे कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व को अच्छा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वो मानते थे कि संपत्ति पे जब निजी स्वामित्व हो जाता है, निजी कंट्रोल हो जाता है, प्राइवेट जब वो हो जाता है, तो यही सारी समस्याओं का जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार मिलता है, लेकिन ये समस्या की यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वो ये मानते तो थे कि जो जिनके पास संपत्ति है वो अपना वहां पर फैक्ट्री या कुछ भी स्टार्ट करके लोगों को काम तो देते हैं, पर सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को तो होता नहीं है, मालिक को ही होता है, इसलिए वो उसके विरोधी थे। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, यानी कि वो मजदूरों के बारे में सोचते नहीं है मालिक। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। वो मानते थे कि संपत्ति में किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज पर अगर नियंत्रण होगा तो साझा संपत्ति हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है, यानी कि सभी सामाजिक हितों पर सबसे अच्छे से ध्यान दिया जा सकेगा, सबके बारे में सोचा जा सकेगा। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। उन्होंने इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया कि समाजवाद आए। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? अब ये बात सामने आती है। समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। कुछ समाजवादी क्या मानते थे? व्यक्तिगत पहलकदमी से सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। तो ये चाहते थे कि सरकार को बोलना चाहिए और सामाजिक खेती को उनको बढ़ावा देना चाहिए, सामूहिक खेती को, जहां पर सब व्यक्ति काम कर सके। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। तो लुई ब्लॉक क्या मानते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कॉर्पोरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे, मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। और कॉर्पोरेटिव कौन होते थे? ऐसे समूह जो मिलकर चीजें बनाते थे, मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मार्क्स का क्या विचार था? औद्योगिक समाज क्या है? पूंजीवादी समाज। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफा संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तो कार्ल मार्क्स का मानना था जब तक पूंजीपति यानी कि पैसे वाले अपनी फैक्ट्रियों में मजदूरों को लगा लगा के काम करते रहेंगे और मुनाफा सबसे ज्यादा अपने पास रखेंगे तो मजदूरों की स्थिति नहीं सुधर सकती। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। कार्ल मार्क्स से मानते थे कि मजदूरों का अगर पूंजीवादी शोषण से मुक्त होना है तो अपना एक समाज बनाओ तुम, जिसमें सारी संपत्ति में पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण स्वामित्व रहेगा। जिसमें क्या होगा? सारी संपत्ति पर, सारी प्रॉपर्टी पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण होगा, सबका नियंत्रण होगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। उन्होंने माना अगर जब ये ऐसा हो जाएगा जहां पर सब लोगों को बराबर
प्रॉपर्टी संपत्ति मिलेगी, उनको उन्होंने बोला साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। मार्क्स को यह विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में किसकी जीत होगी? मजदूरों की। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। उन्होंने मान लिया था कि कम्युनिस्ट समाज क्या होगा? भविष्य का समाज। कार्ल मार्क्स समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। जो समाजवादी जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे कार्ल मार्क्स के बारे में, तो वो पहले पूरे यूरोप में फैल गए। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल की संस्था बनाई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे। तो किसके रिश्ते थे इनके साथ? संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद भी करते थे। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। तो 1905 में ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी बना ली। किन्होंने बनाई? ब्रिटेन के समाजवादियों ने और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। फ्रांस में एक पार्टी बन गई सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटेन में बन गई लेबर पार्टी। फ्रांस लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, पर कहीं पे भी उनकी सरकार नहीं बन पा रही थी समाजवादियों की। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। उन्होंने काफी कोशिश करी समाजवादियों ने, फिर भी वो अपनी सरकार को नहीं बना पाए। वहां पर रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ये पार्ट 1 हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे रूसी क्रांति के बारे में। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको टाइप करना होगा SHUL साहुल।